नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक सीरीज़ के एपिसोड नंबर 55 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस हफ्ते हम चर्चा करने वाले हैं भारती एयरटेल के बारे में। भारती एयरटेल को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, जो पिछला मैंने पोस्ट आपके साथ शेयर किया था कि आप मुझे अगले स्टॉक टॉक वीडियो का नाम बताइए। तो दोस्तों, ये आपकी चॉइस होती है कि आप कौन से स्टॉक के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं। जो भी स्टॉक आप चुनते हैं उसके ऊपर हम आने वाले स्टॉक टॉक वीडियो में चर्चा करते हैं। दोस्तों, कुछ दर्शकों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया कि हम फंडामेंटली भी अगर किसी स्टॉक को देखें तो वो बेहतर होगा। तो दोस्तों, आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। तो इस हफ्ते से हम थोड़ा सा फंडामेंटली भी कुछ मेन बातों को हम चेक करेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हम ब्रीफली जो है उस स्टॉक के फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स चेक करने से पहले मैं आपके साथ इस जो भारती एयरटेल स्टॉक के बारे में एक आपके साथ डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, जो कि बिजनेस टुडे का जो रीसेंट आपका एडिशन था, जो 18 अक्टूबर वाला एडिशन था, वहाँ पे मैंने बेसिकली इस चार्ट को देखा था जहाँ पे जो स्ट्रेस्ड कंपनीज़ हैं उनके बारे में बताया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे भारती एयरटेल को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे चिंता का विषय ये है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है भारती एयरटेल की वो -3.45 है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो होती है कि जो भी कंपनी के ऊपर डेट है, आप यहाँ देख सकते हैं कि भारती एयरटेल के ऊपर लगभग 82,000 करोड़ का डेट है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको ये बताता है कि क्या ये कंपनी आसानी से अपने जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट है उसको पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एक लेमैन टर्म्स के अंदर। और यहाँ पे इसी पर्टिकुलर रेशो के बेसिस के ऊपर यहाँ कुछ कंपनीज के नाम यहाँ बताए गए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड कंपनीज हैं, मतलब जिनको अपना डेट सर्विस करने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, ये जो डेटा पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एक लंबी अवधि के भी निवेशक हैं या आप इन्वेस्टर हैं तो नॉर्मली हमेशा जो है स्ट्रेस्ड जो कंपनीज होती हैं, डेट रिडन जो कंपनीज होती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। अब एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कंपनीज के ऊपर डेट होता है लेकिन उनके इंटरेस्ट कवरेज रेशो पॉजिटिव है। इसका मतलब वो अपने डेट को आसानी से पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वो कंपनीज हैं जो जिनके ऊपर जो डेट है उसके इंटरेस्ट को भी पे करने में इनको दिक्कत आ सकती है। इनके फाइनेंशियल्स जो हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे भारती एयरटेल का नाम था, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये जो डेटा पॉइंट है ये शेयर किया जाए। और ये बिजनेस टुडे का जो 18 अक्टूबर का एडिशन है उसके अंदर आपको ये चार्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों, चलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे। यहाँ पे मैं जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो मैं महत्व देता हूँ या तवज्जो देता हूँ, जैसा कि आपको मालूम है कि जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके अंदर भी मैं ईपीएस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ईपीएस देखेंगे तो इसका ईपीएस जो है -30 है। जो अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर किए गए हैं, जो जून 2020 जो क्वार्टर एंड हुआ उसके रिजल्ट में ईपीएस जो है वो -30 है। इसके अलावा दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी हमारी नज़र रहती है। नॉर्मली अगर आप फंडामेंटली किसी स्टॉक को जो है इवैल्यूएट करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो पिछले एक साल के दौरान जो है कम हुई है, मतलब 62% से 56% हुई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको न्यूज़ में काफ़ी जगह देखने को मिलेगा या सुनने को पढ़ने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि प्रमोटर्स जो होते हैं वो जो मालिक हैं कंपनी के, उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा संकेत नहीं है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो लगभग 6% के आसपास कम की है पिछले 9 महीनों के अंदर या लगभग 1 साल के अंदर। तो दोस्तों, फंडामेंटली अगर आप देखें जो डेट है कंपनी के ऊपर या आपकी जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है या अर्निंग पर शेयर है, ये कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उसके बेसिस के ऊपर ये जो स्टॉक है ये हमें जो है इस समय वीक दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, एक स्टॉक फंडामेंटली वीक है इसका मतलब ये नहीं कि वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो सकता या टेक्निकली ऊपर नहीं जा सकता। तो फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो मोस्टली इन्वेस्टर्स देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जिनका शॉर्ट टर्म व्यू होता है या जो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं, मार्केट
मार्केट के मूव्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताता है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर भी टेक्निकल एनालिसिस आपको एक अच्छे एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट के बारे में बताएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ इसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई पॉइंट्स जो हैं प्लॉट किए हुए हैं। ये लंबी अवधि के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है 250 रुपये इसके लिए एक बहुत अच्छी, जिसको कह लीजिए कि एक बेस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, एक बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके अलावा 400 रुपये जो है वो इसके लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है और 500 रुपये भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। खास तौर पे इसके लिए रेजिस्टेंस का जो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम 500 रुपये का जो प्राइस है वो करता है। दोस्तों अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये स्टॉक नॉर्मली जो है ये 250 और 400 के बीच में एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि ये स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर चला जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इसको 500 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलता है और वहाँ से ये फिर वापस रिट्रेस हो जाता है। तो हिस्टोरिकली क्या होता है कि इसकी रेंज कौन सी है, किस रेंज के अंदर ये ट्रेड करता है, तो आप देख सकते हैं कि पिछले लगभग आप 12-13 साल से देख सकते हैं कि ये इसकी जो रेंज है वो 250 से लेके 400 के बीच में होती है। तो नॉर्मली दोस्तों अगर आपको एक बहुत सेफ ट्रेड लेना है या आप एक अच्छा निवेश करना चाहते हैं या एक रिस्क फ्री निवेश करना चाहते हैं तो आइडियली जो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए या सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट जो है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर 250 रुपये के आसपास होता है और वहाँ पे जो है एक ऑलमोस्ट आप रिस्क फ्री एंट्री ले सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। जो भी टेक्निकल एनालिसिस के फंडामेंटल्स होते हैं उसके बेसिस के ऊपर। लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा कि ये स्टॉक जो है 400 रुपये का जो इसका जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट है वहाँ से इसने बाउंस बैक लिया और ये 431 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो मूव है ये बेसिकली स्पेक्युलेटिव मूव तो नहीं है, क्या ये रियल मूव है या स्पेक्युलेटिव मूव है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सेटअप के ऊपर। तो दोस्तों मूविंग एवरेज का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है और यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये 20 या 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छे से फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो आपकी 20 पीरियड की या 50 पीरियड को अगर आप अलग से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो स्टॉक है इन मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करता है। जैसे आप यहाँ 20 पीरियड देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर आप इसको थोड़े बड़े टाइम उस पर देखना चाहते हैं, बड़े फ्रेम के ऊपर या बड़े मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ पे 50 पीरियड के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली हम 20, 50 और 100 या 200 में से एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस समय ये जो स्टॉक है ये अपने 200 पीरियड के तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 पीरियड इसने आज जो है उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, जो है 431 पे क्लोजिंग हुई। 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 427 पे है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म का कभी भी कोई ट्रेड लेते हैं तो एक्सपर्ट्स का मानना होता है कि जो स्टॉक है वो 20 पीरियड के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। 20 पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और नॉर्मली दोस्तों 20 पीरियड के ऊपर जो अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलता है वो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। तो उस हिसाब से ये स्टॉक अभी इसकी कोई भी कैंडल 20 पीरियड के ऊपर पूरी कैंडल क्लोज नहीं हुई, लेकिन जो है एक आज की जो कैंडल है वो इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन पूरी कैंडल उसके ऊपर नहीं बनी। तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो हमें एक जिसको कह लीजिए वीकनेस का संकेत दे रही है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसकी चर्चा हमने इससे पहले की थी वो हमें एक स्ट्रेंथ का संकेत दे रही है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि ये मूव ऊपर की तरफ क्यों आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो ये जो स्टॉक है ये डाइवर्जेंस को फॉलो करता है। यहाँ पे आप बुलिश डाइवर्जेंस देख सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी। अब दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोगों को डाइवर्जेंस के अंदर कन्फ्यूजन होता है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज शेयर की हुई है। वहाँ पे डाइवर्जेंस के कुछ रूल होते हैं। डाइवर्जेंस जो है वो इतना मतलब कई लोग जो है वो महीनों का डाइवर्जेंस देखते हैं, वो गलत तरीका है। नॉर्मली अगर डाइवर्जेंस बननी है तो वो मोस्टली 20 या 30
ट्रेडिंग सेशंस के दौरान बन जानी चाहिए, नहीं तो वो डाइवर्जेंस रिलायबल नहीं होती। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसके अंदर एक डाइवर्जेंस बनी और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले सेटअप या सिस्टम पे। तो यहाँ पे हम डिलीवरी परसेंटेज के डेटा को एनालाइज करते हैं, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण एनालिसिस होता है हमारे लिए अगर हम इक्विटी सेगमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली आज का डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन फिर जो है 3 दिन का एवरेज जो है वो 5 डे के एवरेज से ज़्यादा है, मतलब प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हुआ। आप यहाँ पे टर्नओवर देख सकते हैं कि टर्नओवर जो अगर आप 13 डेज से कंपेयर करें तो टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है। ये जो है कई बार हमें कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज, खास बात ये है कि जो परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी है ये डिक्रीज हो रही है। मतलब डिलीवरी जो ली जाती है स्टॉक की, अगर किसी निवेशक का एक लंबी अवधि का व्यू होता है तो वो बेसिकली वहाँ पे डिलीवरी लेगा स्टॉक की, लेकिन अगर डिलीवरी परसेंटेज कम हो रही है, चाहे टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे एक स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी देखी जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो TQ/NT रेशो है ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है, स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। तो इन सबको जब आप जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है कि ये जो अप मूव है बेसिकली ये स्पेक्युलेटिव अप मूव है, मतलब ये जो है डिलीवरी सपोर्टेड मूव नहीं है जैसा कि हमें इस समय दिखाई दे रहा है। अब ये डेटा पॉइंट्स चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन हम जिस समय एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पे ये जो अप मूव है, बड़े प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, स्पेक्युलेटिव अप मूव है। अब ये स्पेक्युलेटिव मूव कहाँ तक जाएगा, मोस्टली वो आपको ऑप्शन चेन की सहायता से कई बार पता चल जाता है, मोस्टली पता चल जाता है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑप्शन चेन ज़्यादा रिलायबल होती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उनका व्यू जो है अब इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्रति जो वीकनेस का व्यू था वो अब चेंज हो गया है, और यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत जो है पुट राइटिंग की एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके अलावा अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ क्या पुट राइटर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, भाई हमें क्या है कि रिलेटिव टर्म्स में देखना है। किसी भी समय किसी स्टॉक में किसी का व्यू जो है स्ट्रांग हो सकता है, उस स्टॉक के प्रति बुलिश हो सकता है, किसी का बियरिश हो सकता है, हमें रिलेटिवली देखना है। तो रिलेटिवली अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अगर अपनी पोजीशन को क्लोज किया है तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने अपने प्रॉफिट जो है वहाँ पे प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो कॉल राइटर्स जो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं तो बेसिकली उनको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके लिए हमें उसको रेगुलरली एनालाइज करना है। लेकिन जो हमें आज की ऑप्शन चेन दिख रही है साफ तौर पे कॉल राइटर्स पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, या इसका जो बॉटम है अभी शॉर्ट टर्म बॉटम जो है या इस एक्सपायरी का बॉटम बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम पेन पॉइंट की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली मैक्सिमम पेन पॉइंट जो है वो इस समय 500 का स्ट्राइक प्राइस है। तो बेसिकली आप अगर यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे जो इसको सपोर्ट था वो 400 के स्ट्राइक प्राइस पे था, आप देख सकते हैं 400 के ऊपर इसने एक बाउंस लिया, और उसके बाद इसको जो रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के हिसाब से इस एक्सपायरी में देखने को मिलेगा वो 500 के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम पेन पॉइंट इस समय 500 है, इसका मतलब इसकी एक्सपायरी जो है वो 500 के आसपास हो सकती है मैक्सिमम पेन पॉइंट की थ्योरी के हिसाब से। ये मेरा कंक्लूजन नहीं है, ये मैक्सिमम पेन पॉइंट की थ्योरी का कंक्लूजन होता है कि जो एक्सपायरी है वो मैक्स पेन पॉइंट के नज़दीक होनी चाहिए ताकि बायर्स को वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन हो। तो इसके बारे में हम एक पहले वीडियो के अंदर बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो मैक्स पेन पॉइंट के ऊपर नज़र रखिए। मैक्स पेन पॉइंट आपको कभी भी ऐसा वो आपको सेंटीमेंट बताता है, वो आपको डायरेक्शन नहीं बताता, वो सेंटीमेंट बताता है कि क्या सेंटीमेंट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली मैक्स पेन पॉइंट 500 का स्ट्राइक प्राइस है। तो जो स्पेक्युलेटिव मूव है, अब सब चीज़ों को आप जोड़ के देखिए कि एक स्पेक्युलेटिव मूव है, 400 के आसपास सपोर्ट थी, स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू किया, मैक्स पेन पॉइंट 500 पे है, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखी वहां पे एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस 500 पे है। तो आप खुद ही कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्पेक्युलेटिव मूव है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ केवल डेटा पॉइंट शेयर
कर रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे जहां तक बात है कोरिलेशन की, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का कोई भी कोरिलेशन नहीं है आपके इंडेक्स के साथ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस समय जो कोरिलेशन है वो -0.9 है। तो ये जो है ये नील कोरिलेशन है, कोई कोरिलेशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था, तो इनका ऐसा आपको यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। अब दोस्तों जहाँ तक बात है सेक्टर एनालिसिस की, तो बेसिकली ये जो स्टॉक है ये 3 जो है इंडिसेस उनका पार्ट है। एक तो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, एक सर्विस और तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन तीनों का ये पार्ट है। ये तीनों इंडिसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, इसके अलावा निफ्टी सर्विसेज सेक्टर और निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेक्टर एनालिसिस वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि टेलीकॉम के अंदर केवल 2 मेजर कंपनीज लिस्टेड है और टेलीकॉम सेक्टर कोई इतना बड़ा सेक्टर नहीं है जिसके अंदर इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड हो। तो इसलिए यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस का कोई इतना ज़्यादा औचित्य नहीं बनता। तो दोस्तों उम्मीद है कि इन सभी डेटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आप अपना निर्णय खुद ले पाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। और यहाँ पे आपको अब तक अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पूरा एक क्लियर व्यू मिल गया होगा कि ये जो स्टॉक है इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है और इसके अंदर क्या चल रहा है, और आप अपना कंक्लूजन यहाँ पे खुद निकाल सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको यहाँ पे सभी डेटा पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी कि इन्वेस्टर्स को कौन से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स देखने ज़रूरी हैं और ट्रेडर्स को कौन से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स देखने ज़रूरी है। दोस्तों मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं पर्सनली कभी भी कोई स्पेक्युलेटिव मूव को कैप्चर नहीं करता, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होते हैं। जो है इसके अंदर अगर आपको ये स्पेक्युलेटिव मूव 10 रुपये देगा तो ये आपसे 100 रुपये तक वापस लेके जा सकता है। इसलिए मैं कभी भी कोई ऐसा स्टॉक, इंडेक्स या कोई भी ऐसा ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करता जहां पे मुझे स्पेक्युलेटिव मूव्स दिखाई देते हैं। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं बेसिकली केवल उन्हीं स्टॉक्स में निवेश करूंगा जहां पे मुझे एक सीरियस बाइंग दिखाई देगी। और जैसा कि मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर भी बता चुका हूं, जो स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रैटेजी थी वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा ऐसे स्टॉक्स के अंदर ही ट्रेड करता हूं या निवेश करता हूं जहां पे मुझे उसके अंदर 100% कन्विक्शन हो। स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स के अंदर काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपकी चॉइस है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेक्युलेटिव मूव है वो केवल जो है एक तरीके का ट्रैप होता है। अगर आप वो ट्रैप समझ पा रहे हैं कि हाँ मैं इस ट्रैप को समझ पा रहा हूँ, मतलब ये वही बात होगी कि जैसे महाभारत में एक चक्रव्यूह बनाया गया था। अगर आपको पता है कि आप उस चक्रव्यूह में एंटर भी कर सकते हैं, उससे बाहर भी आ सकते हैं, तो डेफिनेटली चक्रव्यूह में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अभिमन्यु हैं, रिटेल निवेशक हैं, जो कि अभिमन्यु होता है, वो उस चक्रव्यूह में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता, उसको बाहर आने का रास्ता नहीं पता होता। तो बेसिकली स्पेक्युलेटिव मूव जो है चक्रव्यूह होता है, उसको अगर आप समझते हैं कि यहाँ मैं कैसे एंटर करके किस समय मुझे एग्जिट करना है, और मोस्टली ये जो एग्जिट पॉइंट्स होते हैं ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की सहायता से, जैसा कि हमने यहाँ देखा, या ऑप्शन चेन की सहायता से आप इनको पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया आपको आज का वीडियो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन जो है वो इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ। और अगर आप जो है सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे एक इस तरह का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन भी आपको दिख रहा होगा, आप उसको भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाई गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में किसी भी तरह का निवेश करें या ट्रेड करें, या किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाएं बाय, सेल या होल्ड की। किसी भी निवेश से पहले, ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर
किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। मेरा जो वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है वो केवल आपको एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से सभी डॉट्स को जोड़ा जाता है वो समझाने का होता है, ना कि यहाँ पे आपको कोई सलाह देने का या राय देने का कि आप किसी भी स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाएं। दोस्तों अपना एनालिसिस खुद करिए या अपने फाइनेंशियल प्लानर की सहायता से ही किसी तरह के ट्रेड या निवेश का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।